बड़ी खुशी खुशी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहा है। जितना उल्लसित है वो बच्चा, उससे कहीं ज्यादा उल्लसित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धनराशि, बटन दबाकर इस धनराशि का अंतरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब प्रतीक स्वरूप साड़ी वितरण किया जाएगा। जैसा कि आप इन्हें भी साड़ी, और श्रीमती बेबी कुमारी जी को भी साड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 171 बाल विकास परियोजना के कार्यालयों का लोकार्पण और शिलान्यास करें। साथ ही 1359 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास करने की कृपा करें। राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती बीना कुमारी जी, सचिव महिला कल्याण और बाल विकास श्रीमती अनामिका सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर में, यहां लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित आंगनबाड़ी के उपस्थित सभी बहनें, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सुपोषित भारत के माध्यम से एक सशक्त और समर्थ भारत की प्रधानमंत्री जी की विजन को मूर्त रूप देने के लिए लगी हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से ये राशि अभी अंतरित की गई है। कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में परिवर्तित बच्चों के अभिभावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहां पर भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति
जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर्विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा। तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के कालकलवित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर्विभागीय समन्वय कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। ये हमारी केवल एक बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, इसके साथ ढेर सारी चीजें अन्य जुड़ी हुई थी। एक कुपोषण का कारण यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना भी हो सकता, यह तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है। इसके अलावा वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। ये इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो भी चलना है, यह एक कन्वर्जन के माध्यम से विभिन्न विभागों को आपस में मिलकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण या बाल विकास केंद्रों के निर्माण का कार्यक्रम विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अन्य विभागों की प्राथमिकता में भी होना चाहिए। अन्य विभागों की प्राथमिकता, जैसे आज के दिन पे बजट की कमी नहीं, हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है,
विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में CSR की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र हो सकता है, अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है, अच्छा भवन बनाया जा सकता है। मुझे याद है, मुझे कानपुर देहात के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें उन बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे वहां आंगनबाड़ी में आए थे, मैं देख रहा था उनको कैसे प्रशिक्षित कराया जा रहा था। उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको वहां प्रशिक्षित करा रही थी और उनके साथ में एक रोचक संवाद था। जब बच्चा अपने घर से निकलने में डरता है, उन स्थितियों में 15 से 20 बच्चे एक आंगनबाड़ी केंद्र में रह करके वहां पे उनके मार्गदर्शन में जीवन की प्रारंभिक पाठशाला का पाठ भी सीख रहा है और साथ साथ अगर कहीं कोई कुपोषण का अंश है तो उससे भी मुक्ति का एक अभियान को, उस लड़ाई को भी लड़ रहा है। और यही समय होता है जब इस लड़ाई को लड़ करके हम न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को, बल्कि किसी भी प्रकार की उस बीमारी से जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वह तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में आता है, उससे बचाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। और इसीलिए आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका जो संबोधन था, वो संबोधन था कि ये वही काम करती हैं जो कभी यशोदा मां ने किया था। आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, मां देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वासुदेव जी ने कंस की क्रूरता से उन्हें बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित अपने मित्र नंद बाबा के घर में मां यशोदा के साथ के पास ले जाकर के वहां सुरक्षित रख दिया। अब वहां सुरक्षित रखने के बाद यशोदा मैया ने उस भगवान कृष्ण का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया कि बचपन में ही भगवान ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी। क्या उम्र रही होगी जब उन्होंने कंस का मर्दन किया था। उस समय क्रूर आताइयों का मर्दन किस रूप में होना चाहिए। एक प्रकार की सब बीमारियां हैं, इस समाज की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। अगर बच्चा सुपोषित है, हिष्ट पुष्ट है, तो किसी भी बीमारी से ऐसे ही लड़ सकता है जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से किया था। और उस रोल को अदा करने के लिए एक बड़ा दायित्व आपके ऊपर ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार ने सौंपा है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय जो हमारे सुपोषण भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इस अभियान के साथ सुपोषित भारत एक साक्षर भारत भी हो, और साक्षर भारत है तो सशक्त और समर्थ भारत अपने आप बन जाएगा। यानी नींव कहां से प्रारंभ होती है? सुपोषित भारत से है। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त और समर्थ भारत। आप उस भारत की नींव को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और उस मजबूत बनाने के कार्यक्रम के अभियान के तहत हमें इन सभी कार्यक्रमों को लेना है। 2023 के इस पोषण माह के अंतर्गत जो विभिन्न विषयों को चयन किया गया है उसमें प्रभावी स्तनपान और संपूरक आहार, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा हर आंगनबाड़ी केंद्र में,
फिर हर विकास खंड स्तर पर, फिर हर जनपद स्तर पर, और फिर प्रदेश में भी एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा का सम्मान दिया जाना चाहिए, इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए जो बच्चे सुपोषित हैं उन बच्चों के लिए, और इस बीच से एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार, देश की आजादी के अमृत काल का ये प्रथम वर्ष है। भारत अनेक उपलब्धियों को लेकर के चल रहा है। 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। 2047 के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हो? तब एक विकसित भारत होना चाहिए, एक खुशहाल भारत की नींव छुपी हुई है एक विकसित भारत में। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए एक नया अभियान प्रारंभ हुआ है, मेरी माटी मेरा देश। यह भी हर आंगनवाड़ी केंद्र में प्रारंभ होना है। जनजातीय केंद्रित पोषण अभिमुखीकरण, हम देखें उन क्षेत्रों में जाकर के, मुझे याद है 2016 और जनवरी 17 में मुझे उन क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, बनटांगिया क्षेत्रों में मुसहर लोगों के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जो भूखमरी के शिकार हो रहे थे, भूख से मौतें हो रही थी। दुनिया एक और अंतरिक्ष की यात्रा पे जा रही है, और तब भी 2015-16 में उत्तर प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी। मुझे 16 के नवंबर दिसंबर में और जनवरी माह के प्रारंभिक सप्ताह में उन क्षेत्रों का दौरा करने का अवसर मिला था, और मैंने देखा था किस प्रकार की स्थितियां थी। हमें उन्हें टारगेट करना पड़ेगा, उन लोगों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना पड़ेगा। जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, बनटांगिया, अति दलित, अति पिछड़ी जातियों के बीच में, कमजोर तबके के बीच में शासन की योजनाओं को बिना किसी हिचक के, बिना किसी भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुपोषित है, कोई भी बच्चा अगर कुपोषित है, कोई भी धात्री माता कुपोषित है, कोई भी गर्भवती महिला कुपोषित है, तो कुपोषण व्यक्ति का नहीं है, ये समाज का है, ये राष्ट्र का है, और इसलिए इसके खिलाफ हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये समाज और देश की लड़ाई बननी चाहिए। इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें एक अन्य जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वह एनीमिया स्तर में सुधार हेतु तो परीक्षण, उपचार और संवाद। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 7 अलग अलग विषयों को लेकर के यह पोषण माह का कार्यक्रम आगे बढ़ना है, और इस सप्ताह इन कार्यक्रमों को, जो 4 महत्वपूर्ण गतिविधियों को इस अवसर पर प्रदेश के अंदर तय किया गया है। एक, वोकल फॉर लोकल, यानी जो संपूर्ण पोषण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो खाद्य समूह है, वह प्रयास होना चाहिए कि उसी स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे। जैसे मकई उत्तर प्रदेश में होता है, रागी उत्तर प्रदेश में होता है, बाजरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ क्षेत्रों में होता है, स्थानीय सब्जियां हैं। इन सबको हम प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उन लोगों को करें। आपको याद होगा जब वृक्षारोपण महाअभियान, वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले हर परिवार के घर में हम सहजन का एक पेड़ भी लगाएंगे। और सहजन
आपने देखा होगा सहजन वर्ष में 2 बार फली देता है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। उसकी सब्जी भी और उसका सूप भी किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। लेकिन अगर कुपोषित बच्चे को, कुंवारी बालिका को, धात्री महिलाओं को उसका सूप दिया जाए, बहुत परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। यानी स्थानीय स्तर पर ही हम उसे लगा करके या आंगनवाड़ी में ही किचन गार्डन के माध्यम से भी हम सब्जियों को उगा करके अधिक से अधिक सब्जियों को पैदावार करने के लिए वहां करें और उसी का उपयोग वहां पर बच्चों के लिए करें। यह एक अभियान हो सकता है। सही पोषण देश रोशन, यानी इससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों के साथ बैठक करना, इसके लिए जो लोग सहयोगी बन सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि सीएसआर से तमाम लोग इसमें सहयोगी बन सकते हैं, विभाग इसमें, सभी विभाग इसमें योगदान कर सकते हैं और हमें उनका सहयोग इसमें लेना चाहिए। बाल पोषण के लिए जो सीएसआर से सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं, उनके साथ संवाद बनाना, उनको कार्यक्रमों के साथ जोड़ना और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। तीसरा है सुपोषित उत्तर प्रदेश, यानी एनीमिया मुक्त उत्तर प्रदेश। बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए यहां पर चिकित्सा, टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक, इस 3T पर आधारित शिविर के आयोजन को प्रोत्साहित करना, इसे आगे बढ़ाना। और चौथा है स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा, जो मैंने कहा कि हर स्तर पर होनी चाहिए। गांव में पहले करिए, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चा सबसे स्वस्थ हो उसके मां बाप को सम्मान करिए। फिर न्याय पंचायत स्तर पर भी आप करा सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर हो। एक दिन इसी बात को लेके उस पूरे विकास खंड के जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, उसमें ब्लॉक प्रमुख है, माननीय सांसद हैं, विधायकगण हैं, और बुला करके उनके सामने आप सोचिए ना, कितनी बड़ी संख्या में बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा, लोगों के मन में एक प्रतिस्पर्धा होगी। और खास तौर पर इस मामले में हम लोग देखते हैं बेटियों के प्रति अभी भी उपेक्षित भाव हो जाता है। उन स्थितियों में लोगों के मन में एक भाव पैदा होगा। दूसरा, शासन की योजनाओं को, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कैसे इसमें सहायक हो सकती है, जिससे ये पता लगेगा क्या इस परिवार को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनको हम इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने, और इसके परिणाम जब उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चला पिछले 5-6 वर्षों के अंदर, तो उसके परिणाम भी आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डाटा है, उसमें सचमुच उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। लंबी छलांग किस रूप में लगाई कि इसमें 2015-16 की तुलना में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अभी जो आंकड़े हैं 19-21 के बीच के हैं, यानी 15-16 की तुलना में 19-21 के बीच, 19-20 में जो परिवर्तन आए हैं, उसमें एनीमिया में, बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ है। स्टंटिंग में जो बोनापन हो जाता है, इसके कारण 6.6% का सुधार हुआ है। अल्प वजन में जो वजन कम रह जाता है बच्चों का, भी आपने देखा होगा, जो बच्चे कुपोषित से सुपोषित हुए हैं, ऐसे 3 परिवारों को यहां पे सम्मानित किया गया। अब सोचिए, 7 महीने की बच्ची है और वजन उसका बहुत कम है, एक 5 माह की और भी कम है, मुश्किल से उसका वजन 3-3.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। जबकि स्वस्थ बच्चे का लक्षण क्या होना चाहिए? आपने देखा 6 महीने के 3 बच्चों को मैंने अन्नप्राशन का भी अभी कार्य संपन्न किया है। जब बच्चा स्वस्थ होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता है, एक जिज्ञासा होती है सीखने की, जानने की, देखने की।
आपने देखा वो बच्चे मुझे कितनी गौर से देख रहे थे। एक नया उनके सामने था, वो देख रहे होंगे क्योंकि अभी तो उसने अपने कपड़े देखे नहीं होंगे, तो उसको लगा होगा कि भाई मेरे कपड़े जैसा एक व्यक्ति और कौन है ये। आखिर अगर उसको ऐसा कुछ लगा होगा। और आपने देखा उसको दिया, चॉकलेट दिया, चॉकलेट को खा नहीं पा रहे थे लेकिन मुंह के अंदर डाल तो रहे थे। और जैसे उनको अन्नप्राशन के साथ जोड़ा गया, स्वस्थ हैं तो अन्नप्राशन के साथ भी उन्होंने उसी हंसते हंसते अन्न भी ग्रहण कर लिया। यानी आप देख सकते हैं, अगर कुपोषित बच्चा होता तो चिड़चिड़ापन होता, अपरिचित के पास जाने से भय खाता, डरता, खाने में वहां पर वह किसी न किसी प्रकार से खाने से वह भागता। ये चीजें स्वस्थ और कुपोषित में, एक सुपोषित और कुपोषित बच्चे का अंतर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। और इनमें इतना अंतर आया है, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। और इसका परिणाम कहां आया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये आंकड़े आके महिला और बाल विकास विभाग को भी देने चाहिए। इसका असर पड़ा है जो प्रदेश में किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की जो समस्या थी, वो पहले नेशनल एवरेज से काफी कम थी, आज यह नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर, इसमें काफी गिरावट आई है। और मातृ मृत्यु दर, इस शिशु मृत्यु दर, कौन से शिशु इसके शिकार होते थे? जो कुपोषित हैं। कौन सी माताएं इसकी चपेट में आती थी? जो कुपोषित थी। जब उन्हें पोषण आहार मिलने लग गया तो उसके बाद धीरे धीरे करके सुधार हुआ और शिशु मृत्यु दर कंट्रोल हुआ, मातृ मृत्यु दर भी कंट्रोल हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि यह कार्यक्रम आज किस रूप में आगे बढ़ा है। प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह आंगनबाड़ी केंद्रों तक आज जो पोषाहार पहुंचा रही हैं, अब ये बाहर से नहीं आता है। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर पोषाहार वितरण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया इसको सप्लाई करता था। तो मैं देख के दंग था। जब मैंने उसका नाम सुना तो मैंने कहा भी क्या इसमें क्या शराब परोसी जाती है क्या? कहा कि नहीं पोषण। भाई हमने कहा ये जो नाम आप बोल रहे हैं जिसका एक कंपनी है, ये तो कोई शराब माफिया है यूपी का। तो सब भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, प्रदेश की ही महिलाएं इसके साथ जुड़े। और घर की किचन की व्यवस्था से अच्छा विदाहित तो मां से ज्यादा कौन जान सकता है, महिलाओं से ज्यादा कौन जान सकता है। उनको ये दायित्व दो। और आज आश्चर्य करेंगे आप, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अब तक हम 157 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जिस दिन सभी जनपदों में 2-2 ब्लॉक खंड स्तर के बीच में एक प्लांट स्थापित होगा, लोकल स्तर पर ही जो एक अभियान है वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और क्वालिटी फूड हम लोकल स्तर पर देने में सफल होंगे। यह कार्यक्रम, इसमें 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें भी इसके साथ जुड़ करके स्वावलंबन, इस कार्यक्रम के साथ स्वयं भी स्वावलंबी और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम, संभव कार्यक्रम
जिसके बारे में अभी जो कार्यक्रम चलाया गया, लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को इसके साथ जोड़ा गया था। और इस अभियान के क्रम में अभी लगभग 2,43,000 जो तीव्र बहुत अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा लक्ष्य इसके साथ जोड़ा गया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ परिवारों को सम्मानित किया है और मुझे लगता है हर मां बाप की जिम्मेदारी बनती है, विभाग की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। जो मैंने पहले कहा, ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। देश और समाज की इस लड़ाई में हम सबको समान रूप से सहभागी बनना पड़ेगा और जिससे आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दे करके हर एक गतिविधि को उसके माध्यम से अपलोड करने का भी एक व्यवस्था दी गई है। यह कार्यक्रम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी गई हैं, जिनमें इन्फेंटोमीटर बच्चों की लंबाई नापने के लिए, स्टैडियोमीटर बच्चे की ऊंचाई नापने के लिए, वेइंग मशीन, इन्फेंट वेइंग स्केल ये बच्चे का वजन नापने के लिए, और मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल ये मां और बच्चे का वजन नापने के लिए भी ये भी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किए गए हैं। इसमें तमाम अन्य कार्यक्रम इसके साथ जोड़े गए हैं और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जो एक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डाटा प्लान के लिए 2,000 रुपये और अनुपूरक पोषाहार वितरण के पोषण ट्रैकर पर सेवाओं के अंकन के लिए इसमें 1,500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। एक बड़ा अभियान है और इस अभियान के साथ हम लोगों को प्रदेश के अंदर 19 लाख जो विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्रों का जो हमारे पास एक आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे को और उसकी आवश्यकताओं को बेसलाइन सर्वे करा करके जो 18 जो मूलभूत उसके संकेत है, उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, मुझे लगता है कि अगर हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम को नहीं अपनाते, तो इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। कठिन था, क्योंकि बीमारी तो कुपोषित बच्चे को सबसे पहले अपनी चपेट में लेती है और यही होता था। लेकिन जब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया तो उसका परिणाम क्या है, हम निश्चिंत रहते हैं। नहीं तो ये माह जो ये समय चल रहा था 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का समय, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यानी कुशीनगर, गोरखपुर से लेकर के और सहारनपुर तक ये पूरी जो बेल्ट थी, इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल लेकर पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, कैसे आ जाए। और आश्चर्यजनक था कि कमजोर और गरीब बच्चे इसकी चपेट में आते थे तो यह कहीं मीडिया की सुर्खियों में भी नहीं बन पाते थे, नहीं बन पाते थे। वो एक कॉलम की छोटी सी न्यूज आती थी, वहीं पे समाप्त भी हो जाती थी, लोकल स्तर पर ही समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के कार्यक्रम ने, प्रधानमंत्री जी के विजन ने प्रदेश में बच्चों को कुपोषित से सुपोषित करने, कुंवारी कन्याओं को एनीमिया से मुक्त करने, धात्री और गर्भवती महिलाओं को कुपोषित से सुपोषित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
इसके उदाहरण के रूप में हम सबके सामने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पोषण माह के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इसके बेहतर परिणाम अगले सर्वे के आधार पर हम सबके सामने आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।